सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पार्थ भटनागर और आज हम इस वीडियो से चालू करने जा रहे हैं हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का टॉपिक। तो यार इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की मैं अगर बात करूं यार, तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करी थी, वो सब कुछ हमने करी थी स्टैटिकली, है ना। स्टैटिकली मैं बोलूं या फिर मैं बोलूं कंपाइल टाइम के दौरान, ठीक है। लेकिन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के मदद से हम लोग इसी वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं वेरिएबल में ड्यूरिंग रन टाइम। अब देखो कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है ये मैं समझाता हूं, है ना। तो बिना वक्त जाया करें हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और मैं काम करता हूं नोटपैड भी चालू कर ही लेता हूं, है ना। तो यस, तो ये आ गया हमारा नोटपैड भी, ठीक है। अब यार पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी वो करी थी यार int a इक्वल्स टू 6 अगर मैंने लिख रखा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यार जो a है ये एक वेरिएबल होता है, int जो होता है वो डेटा टाइप होता है, वो 6 इज अ वैल्यू यू आर असाइनिंग टू वेरिएबल a, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब ये तो क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल में स्टैटिकली वैल्यू को असाइन कराना। मतलब स्टैटिकली मैं बोलूं या कंपाइल टाइम में बोलूं तो क्या होता है, कंपाइल या स्टैटिक टाइम, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ओवरऑल प्रोग्राम है, आपने देखा होगा जब भी मैं प्रोग्राम रन कराता हूं तो आउटपुट शो होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब मैंने प्रोग्राम को रन कराया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट रन कराने के पहले का जो चीज होती है उसे बोला जाता है कंपाइल टाइम और स्टैटिक टाइम। मतलब हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले वैल्यूज को वेरिएबल में असाइन कराया। बट व्हाट इफ मुझे ड्यूरिंग रन टाइम कराना हो। रन टाइम का ये मतलब होता है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है, जब आउटपुट शो हो रहा है, साथ ही साथ में जो है हम वैल्यूज जो है वो हमारे पीसी में इनपुट दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट यूज होते हैं जिसका नाम है सी इन, है ना। सी आउट आप लोगों ने देखा था जो कि यूज होता है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। सी इन इसलिए यूज होता है ताकि यूजर जो है वो रन टाइम के दौरान पीसी को अपने या हमारे कंपाइलर को वैल्यूज दे सके, उसको असाइन कर सके। कैसे मैं समझाता हूं। अच्छा, उसके भी पहले समझना जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, ठीक है, इसको लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे मैं बताऊं। अगर मैंने सिर्फ लिखा है इंट ए, तो यार ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। अगर हमने वैल्यू अभी तक असाइन नहीं कराई है, ठीक है। वहीं अब मैं अगर लिखूं इंट ए इज इक्वल्स टू 6, तो ये क्या किया आपने, डिक्लेरेशन भी किया और साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया वैल्यूज को वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये वाली स्टेप तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो स्टेप है ना, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा रखी, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, पहले इसको बताओ। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब मैं लिखूं इंट ए, ठीक है, और फिर बाद में लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू 6। तो दोनों चीजें सेम है, ये चीज भी सेम है और ये पूरी चीज भी सेम है। बस अंतर इतना पड़ जाता है, आपको दो अलग अलग लाइन का यूज करना पड़ता है, दो टाइम आपको ए लिखना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया। चलो अब अपन आ जाते हैं जरा अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। यहाँ आगे हमने थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा है यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो जिन जिन लोग इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज पुराने वीडियोस को चेकआउट कर लें, ठीक है। तो हम सीधा आते हैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू जो है, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके, जैसे ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया आपका वेरिएबल, ये आप सभी को पता है। लेकिन जो वेरिएबल का नेमिंग होता है, जो नेमिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस पे भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कैसे, जैसे कि रिटर्न एक कीवर्ड होता है, ठीक है, मेन एक कीवर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये C++ ने ऑलरेडी अपने लिए डिफाइन करे होते हैं। कैसे, मतलब उसको पता है कि यार जब भी रिटर्न मैं फेस करूंगा तब मुझे पता है यार रिटर्न वर्ड का क्या मीनिंग है। रिटर्न मतलब कुछ भी फंक्शन में से क्या वैल्यू रिटर्न करानी है। जब भी रिटर्न वैल्यू सामने आएगी इसका मतलब वो होता है मेन। जब भी आएगा मतलब मेन एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम इट, ठीक है। तो जब भी कंपाइलर को मेन हिट होता है तब वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से करना चालू करता है। अब जैसे कि ये जो वेरिएबल नेम है, इसकी जगह में जैसे बताऊं तो मैं यहां पे रिटर्न नहीं लिख सकता। देखो एरर शो हो जाएगी ऑटोमेटिक। आगे एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर बोलो या वेरिएबल बोलो, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो यहां पे मैं रिटर्न नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगेन दीज आर सम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन C++ ऑलरेडी, जिनका हम वेरिएबल को नेम करने में उसके नेमिंग कन्वेंशन में यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो यार ये जो ओवरऑल हमारी C++ लैंग्वेज होती है ना यार, इसमें इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन मतलब मैं आपको जैसे बताऊं तो अगर आपने लिखा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ये चीज अलग है। और यही अगर मैं लिखूं स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई, तो कैपिटल इंटीजर वैल्यू और स्मॉल आई वाला इंटीजर वैल्यू, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, ठीक है। इसे बोला जाता है इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन जो है वो भी, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल्स को जब भी आप नेम कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है, कैपिटल आई अलग है और स्मॉल आई भी अलग है। ऑल्दो आपने पूरा नेम सेम डिफाइन कर रखा है, लेकिन जो कंपाइलर है वो दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है। आया समझ में। चलो अब अपन आ जाते हैं जरा यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। अब देखो ये आ गए हमारे इनपुट स्टेटमेंट्स। देखो सी आउट और सी इन में ज्यादा फर्क नहीं होता। सी आउट में आपको इस साइन का यूज करना पड़ता है और आप कुछ भी एंटर करा सकते हो, ठीक है, विद इन दिस टू डबल कोटेशन, ठीक है। इसमें जो भी आएगा वो बाय डिफॉल्ट हमारी स्ट्रिंग हो जाती है, जैसे हमने पहले वीडियो में बात कर रखी है। अब वहीं अगर मैं सीन की बात करूं तो उसको लिखने का बस ये अंतर है कि जो साइन है ये उल्टा हो जाता है। ओ सॉरी, ये साइन जो है उल्टा हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। जब भी सी इन कंपाइलर पर देखेगा
ठीक है, कंपाइलर जब भी देखेगा मतलब उसको मालूम पड़ जाएगा कि यार यूजर जो है रन टाइम के दौरान, रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना चालू हो गया, रन टाइम के दौरान वो कुछ वैल्यू मुझे असाइन करेगा। मुझे मतलब किसे, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो सीन हम लोग जो भी वैल्यू असाइन कर रहे होंगे वो होगा इंटीजर वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर्ड, कहां पे, मेमोरी में। अब यही होता है कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना और रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो यूजुअली वाइवा में पूछा जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है, मेमोरी का एलोकेशन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम क्या होता है और ड्यूरिंग रन टाइम क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ बेसिक्स में आता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने लिखी, अब जरा अपन इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। जरा मैं दबाया कंट्रोल एस, ये किया रन, तो अब ये देखो एंटर इंटीजर। कंपाइलर हमसे पूछा कि भाई साहब आप हमें इंटीजर दो। पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम सीधे लिख रहे थे यहाँ पे क्या, int is equals to 6। ये तो हमने कंपाइल टाइम पे ही जो है वैल्यू को असाइन कर दिया था वेरिएबल में, लेकिन अब ये जो होगा ये होगा रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम पे मतलब अब मैं जैसे यहाँ पे करा दूं 4, एंटर दबाया, अभी पूछ रहा है फ्लोट, फ्लोट में मैं बोलूंगा इसको तुम लिखो 5.67, ठीक है। अगेन डबल वैल्यू मैंने दे दी, ठीक है। कैरेक्टर मैंने c दे दिया, ठीक है। अब ये देखो, you entered the integer 4, you entered the float 5.67, entered double 345, you entered the character c, ठीक है। ये क्या हुआ, रन टाइम में जाकर के मेमोरी ब्लॉक में कंप्यूटर में स्टोर हुई है, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे चीज लिख रखी थी, जैसे कि हमने इंटीजर वैल्यू की को एक वैल्यू असाइन करी, फिर फ्लोट को एक वैल्यू असाइन करी, फिर यहाँ पे जाके ये लिखा मैंने int sum is equals to इंटीजर वैल्यू प्लस फ्लोट वैल्यू, इन दोनों का सम। तो वो क्या आया है, 9 आया। अब यार यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा तुम्हारे दिमाग में क्या कि 9 क्यों आया, ये 0.67 कहां गया, क्योंकि 5 + 4 = 9, हमने तो यार फ्लोट में 5.67 दिया है, तो ये 67 वैल्यू कहां गई, ये तुम्हारे दिमाग में आएगा। तो थोड़ा सा गौर करने वाली चीज है कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो मैंने int sum डेटा टाइप लिया है, ठीक है। int लिया है डेटा टाइप, किसको डिफाइन करने के लिए, मेरे सम वाले वेरिएबल को। मतलब ये जो int नाम का कंटेनर है जिसका नाम सम है, ठीक है, उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। समझ में आया, जैसा मैंने आपको बताया था कि यार जो कंटेनर है, एक कंटेनर में या तो शुगर आएगी या तो सॉल्ट आएगा, दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे int डिफाइन किया मेरे इस वेरिएबल को, तो उसने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही शो करी है जो कि है 9। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं, int के बजाय यहाँ फ्लोट लिख दूं, ठीक है, मैंने फ्लोट लिख दिया, कंट्रोल एस सेव किया, रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो वापस से मैं वैल्यू देता हूँ 4, ठीक है, 5.67 5 c, अब देखो आ गया 9.67, ठीक है। समझ में आया क्या चीजें होती है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे पास में। तो यार इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अपनी कोड को लिखोगे, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो बहुत एफिशिएंटली आप लोग कोड कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो जो मैंने बोला था आपको कीवर्ड्स कुछ डिफाइंड होते हैं यार, आप गूगल पे सर्च करें आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कौन कौन से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो C++ ने अपने लिए रिजर्व कर रखे, ठीक है। रिजर्व करना मतलब उन कीवर्ड्स का आपको यूज नहीं करना है फॉर नेमिंग योर वेरिएबल्स, ठीक है। समझ में आया, आसान चीज है ना। देखो यार मैं ना बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो या तो स्टूडेंट है जिसने पहली बार प्रोग्रामिंग चालू करी है, या तो एक लेमैन है, टोटली बिगनर, कुछ कोडिंग का सी भी नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं वो धीरे धीरे शांति से एक एक लाइन ऑफ कोड आपको समझा रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैं कोड नहीं करता, ठीक है। आपने बहुत सारे कोर्सेज में देखा होगा कि यार लोग जो है यूजुअली कोड करते हैं, ठीक है। तो मैं कोड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक एक लाइन को प्रॉपर्ली समझो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सारी चीजें हैं, जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं। किसी को अगर हमने हटा दिया, जैसे कि अगर मैं सेमीकोलन को हटा देता हूं तो सेमीकोलन के हटाने से ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें समझा रहा हूं। तो यार इस वीडियो में अभी अपन इतनी ही चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जो कि हो जाते हैं आपके इफ, एल्स इफ और एल्स, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की कहानी जो है इसी वीडियो में समाप्त होती है। हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में यार, है ना। तो जिन जिन लोगों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, है ना। और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, मेरा जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज यार लाइक और कमेंट भी करना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बड़ी आसानी से। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच कर दिया, ठीक है। और लिंक्स टू वेरियस प्रोफाइल्स ऑफ माइन जो कि इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, वो सब भी मैंने नीचे अटैच कर ली। तो यू गाइस कैन गो देयर एंड फॉलो मी फॉर द डेली अपडेट्स, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।